Good evening, sir. Good evening, Macho. So, up to last class, uniformly accelerated motion हमने start कर दिया था. Uniformly accelerated में कुछ basic से numericals हमने कर लिए थे. Displacement covered in nth second exactly क्या होता है वो हमने कर लिया था. कैसे calculate करेंगे displacement covered in nth second. उसके ऊपर एक छोटा सा example किया था. इसी displacement covered in nth second पर एक question और करते हैं. तो याद रखना nth second का क्या मतलब है 1 second का interval है from n-1 to n seconds. नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं दैट्स अगेन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड पर ही कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए. सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है सीरीज का. सर आपने जो होमवर्क दिया था मेरा आंसर ही नहीं आ रहा था. होमवर्क कौन सा था ये वाला? यस सर. ओके चलो एक बार वो काउंट करके देख लेते हैं. और किसी का आंसर मैच करा है इसमें ये जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था एज होमवर्क? कोई है क्लास में जिसका आंसर मैच कर रहा हो? No, sir. अरे किसी का नहीं कर रहा था. चलो करके देखते हैं. सो सेकंड पार्ट में आप इसको तो सेकंड पार्ट जब आप सॉल्व करोगे पहले आप सॉल्व करोगे टोटल डिस्टेंस चाहिए ना. पहले आप ए से बी का डिस्टेंस लोगे फिर आप बी से डी का डिस्टेंस लोगे. तो सेकंड पार्ट के लिए पहले सॉल्व करते हैं इसे ए से लेकर बी तक. थोड़ी सी स्पेस चाहिए होगी. किसी का मैच नहीं कर रहा सॉल्व करना पड़ेगा. आप इसको ये यूज करो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s. जब आप इसे सॉल्व करेंगे v तो v है, u आपको 0 दिया हुआ है, a अल्फा था और ये s1 आ गया. सो यहां से आपको मिल गया दैट v स्क्वायर इज 2 अल्फा s1 or you can write that your s1 is it's v square divided by 2 alpha, that is the equation of v square by 2 alpha. हाँ आयुष आपका आ गया था आंसर या आपका भी मैच नहीं कर रहा था? आ गया था. चलो गुड. v2c देखो v की वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो बट मैं लास्ट स्टेप पे रखूंगा. v तो पता है ना अल्फा बीटा टी. फिर ये इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2s. अगर आपने इसे फिर से सॉल्व करा हो तो देखो फाइनल वेलोसिटी आपकी b2c में 0 हो जाती है. इनिशियल वेलोसिटी v थी, एक्सीलरेशन माइनस बीटा था, तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी v स्क्वायर, एक्सीलरेशन की जगह माइनस बीटा मल्टीप्लाइड बाय s2. सो यहां से आप इसको लिख सकते हो कि जो v स्क्वायर होगा दैट्स ट्वाइस ऑफ बीटा मल्टीप्लाइड बाय s2. तो ये 2 बीटा s2 हो गया. सो यहां से आप s2 कैलकुलेट कर सकते हैं. s2 हो जाएगा इट्स v स्क्वायर बाय 2 बीटा, दैट इज इक्वेशन. फिर आप टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कीजिए. फिर यहां से आप टोटल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे. टोटल डिस्प्लेसमेंट s जो होगा दैट इज द सम ऑफ s1 एंड s2. सो s1 इज v स्क्वायर बाय 2 अल्फा. मेरे लिए बड़ा शॉकिंग है कि किसी से नहीं हुआ. दैट्स वेरी इजी. सो ये आ गया v स्क्वायर बाय 2 इज कॉमन, इट्स 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा. आप v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. v इज अल्फा बीटा t बाय अल्फा प्लस बीटा, तो ये होगा अल्फा स्क्वायर
बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर ओवर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर. This is whole square. 1 plus alpha 1 plus beta को आप लिख सकते हो. It's alpha beta. It's beta plus alpha now. So देखो इस अल्फा बीटा को आपसे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. अल्फा प्लस बीटा से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. So you are left with only अल्फा बीटा टी स्क्वायर और एक 2 था ऑलरेडी यहाँ. Twice of alpha plus beta. बस इतना ही सो करना था. अब बताओ भाई क्लियर है? जिनसे नहीं हो पाया था. Yes, sir. यस सर. लिख लीजिए जिनसे नहीं हुआ था. नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स करते हैं. देखो ये अभी ना इजी टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं क्योंकि इसमें अभी क्रॉस और ओवरटेक नहीं आ रहा. आपके एंट्रेंसेस में मोशन इन 1D से जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आएंगे दे आर बेस्ड ऑन क्रॉस एंड ओवरटेक. तो आप ऐसे समझो अभी तो हम बस वेट कर रहे हैं कि फ्री फॉल हो जाए, मोशन इन 1D के बेसिक बेसिक चीजें हो जाए, फिर वो क्रॉस एंड ओवरटेक जैसी आएगा वैसे ही आपको ठीक न्यूमेरिकल्स दिखने लगे. सर मैंने कैंसिल नहीं किया था तो मेरे हिसाब से आंसर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर एंड टी स्क्वायर में आ रहा था. तो ठीक था फिर तो. ऑप्शंस में मैच कराने होते हैं. यस सर. अच्छा बच्चों एक और अनाउंसमेंट था. रुक जाओ जरा अभी इसको मैं तुम्हें थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करा फिर डिस्कस करना है. सर आपने डिनोमिनेटर में 2 अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कैंसिल नहीं मतलब कर दीजिए, कट नहीं ना. चलिए नेक्स्ट देखिए. सो इतना कॉपी कर लिया होगा आप लोगों ने ना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा पहले अनाउंसमेंट ये भाई, हैव यू हर्ड अबाउट केवीपीवाई? सबने सुना है केवीपीवाई के बारे में? Yes, sir. नो. Yes, तो that केवीपीवाई yes, अलोंग विद जेई आप लोग केवीपीवाई के लिए भी प्रिपेयर करोगे. इंडिया में जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑल गुड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लाइक इवन इन आईआईटीज, आईएससी एंड आईसर्स, नाइसर्स जो इंडियन गवर्नमेंट बनाती है, उसमें एडमिशन केवीपीवाई के थ्रू होता है. केवीपीवाई में एंट्री करने के 2 मोड्स होते हैं. एक मोड होता है S1 जो आप जस्ट आफ्टर 11 दे सकते हो. इसका जो सिलेबस होता है दैट 70% 11 का सिलेबस होता है प्लस कुछ टॉपिक्स 12th के ऐड किए होते हैं. और दूसरा S2 होगा जिसमें आप 12th के बाद ही जा सकते हैं. यहाँ कंपटीशन बहुत होता है बट ये 11th वाला जो सेशन होता है इसमें कंपटीशन कम होता है. सिलेबस इज मोर और लेस आपका जेई मेंस के साथ सिलेबस मैच करता है. कुछ टॉपिक्स 12th से आएंगे, थोड़ा बहुत बायो से जो आएगा वो क्लास 10 तक का होगा. आपके पास चॉइस होती है, आप छोड़ सकते हैं बायो, कोई इशू नहीं है. आपके लिए पीसीएम ही होगा. सो आप में से जितने बच्चे भी इस नवंबर में होता है केवीपीवाई, आजकल तो कोरोना की वजह से सब कुछ एक्सटेंड हो गई है डेडलाइंस, बट वी आर टारगेटिंग नवंबर एंड तक केवीपीवाई के लिए प्रिपेयर कराना. सो आप में से जितने भी बच्चे इस साल केवीपीवाई देना चाहते हैं एक बार निष्कर्ष को प्लीज कंफर्मेशन भेज दीजिएगा. वी स्टार्टिंग अ स्पेशल बैचेस फॉर केवीपीवाई क्योंकि पैटर्न थोड़ा सा जेई से अलग होता है. पूरा सिलेबस 11th का होगा, पूरे 11th के साथ साथ फ्यू तो क्या टॉपिक्स. डिफरेंस होता है जेई और केवीपीआई में? जेई और केवीपीवाई में थोड़ा सा टफ होगा ये जेई मेंस के कंपेरेबल. प्लस 11th में ही ना 12th का भी सिलेबस आ जाता है. 30% आपका 12th का ओके सिलेबस, सर. तो हमें वो सिलेबस भी कवर कराना होगा साथ साथ. बट यहाँ से 11th से एंट्री इजी है सर एज तो कम. उसके लिए अलग सेशंस होंगे? इसके लिए अलग सेशन, मतलब ये तो आप कंटिन्यू करोगे ही करोगे. इसके साथ हम कुछ सेशंस आपके और लगाएंगे टारगेटेड केवीपीवाई के. प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पैटर्न जो है केवीपीवाई का, आप 3 महीने बहुत होते हैं प्रिपेयर करने के. सो आप में से जो भी इंटरेस्टेड है, एक जिनको नहीं पता है केवीपीवाई के बारे में, प्लीज एक बार सर्च करो. मतलब जेई के बाद इंडिया में अगर आपके लिए कोई अच्छा एग्जाम है दैट्स केवीपीवाई. यू शुड क्रैक दिस एग्जाम, एटलीस्ट अपेयर तो होना चाहिए. और 11th के साथ इसको क्रैक करना इजी है, कंपटीशन कम होता है. बहुत कम लोग होते हैं जो 11th के बाद केवीपीवाई देंगे.
लाइक हमारे पास भी जितने स्टूडेंट्स उसमें से अभी तक 11th में कितनी बैचेस चल रही हैं, 8-9 बैचेस है 11th में, या शायद ज्यादा है, उसमें 40-50% स्टूडेंट्स ही हैं जो अभी रेडी हैं देने के लिए। इस बैच में मैं डिस्कस नहीं कर पाया था। सो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड, एक बार निष्कर्ष को बताइएगा, उन स्पेशल सेशंस में आपको ऐड करेंगे। एंड इट्स बेस्ट कि अगर आप 11 के साथ क्रैक कर जाओ ना 11 नवंबर दिसंबर तक, तो जो इंडिया के बेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वहां आपको एंट्री मिल जाएगी। नहीं, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं होगी। जो आपका है उसी में बस आपके नंबर ऑफ आवर्स बढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ओके सर। चलो ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं एक बार अनाउंसमेंट और करवा दूंगा निष्कर्ष से, बट एक बार आप लोग भी घर में डिस्कस कर लें। ओके, इसको हम साथ में करते हैं। So a body covers 12 meter in second and 20 meter in 4th second. How much distance will it cover in 4 seconds after 5th second? अक्षत मुझे बताओ nth सेकंड के लिए रिलेशन कौन सा यूज करेंगे? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड, रिलेशन कौन सा यूज करेंगे अक्षत? अनवी, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन nth सेकंड बचे, रिलेशन कौन सा यूज करेंगे? Sir, distance covered in nth second minus distance covered in n minus 1 seconds. और कोई मेथड है? दैट्स वेरी लेंथी ना, टाइम बहुत वेस्ट होगा। और भी कुछ किया होगा हमने, आई एम श्योर। Sir, dn equals to u plus a by 2 into 2n minus 1. Yes, ये हम यूज करेंगे। वो तो मैंने आपको सिखाया था कि आप डिराइव कहाँ से करोगे, बट यूज दिस रिलेशन, इट विल सेव योर टाइम। यस आयुष, बिल्कुल सही आया था तुम्हारा आंसर, 2n minus 1. Now let's substitute the values. Body covers 12 meter in seconds. That means आपको पहले d2 given है 12 meter, obviously d2 का मतलब है n given है second. So अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूं, dn की जगह मैंने 12 रख दिया, इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं है, एक्सीलरेशन गिवन नहीं है, इट्स 2n minus 1, 2 into 2 minus 1. So ये आ गया 12 is u plus 4 minus 1 is 3, it's 3a by 2. That is my equation number 1 now. U plus 3a by 2, that's my first equation. dn 12 is u plus 3a by 2. In the same way, देखो उसने आगे और भी दिया हुआ है, कह रहा है कि and 20 meter in 4th second means when n is equal to 4, तो d4 हो गया 12 meter. इसे भी आप सब्स्टिट्यूट कर दो, 12 is u plus a by 2, 2 into 4 minus 1. So ये 20 हो गया, it's u plus 8 minus 1 is 7a by 2. That is equation number 2. And this is equation number 1. ये दो इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं। अब मैं नहीं करूंगा सॉल्व, आप इसको सॉल्व करो, u निकालो, a निकालो, और इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मुझे कैलकुलेट करो इन 2 seconds आफ्टर 5th second. चलिए कैलकुलेट करके बताइए आंसर क्या है। डू इट। पहले आप आंसर चैट रूम में लिखोगे, यू कैलकुलेट करके बताओ मुझे, पहले यू कैलकुलेट करके बताओ दोनों इक्वेशन से कितना है, ए कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना है, और फिर इसे सॉल्व करो। डिस्टेंस इट विल कवर इन 2 seconds आफ्टर 5th second. ठीक है आयुष, ये किसकी वैल्यू है? ओके, ए कैलकुलेट करो
और फास्ट जल्दी जल्दी करना शुरू करो। आयुष की यू की वैल्यू ठीक है, उनीब यू ठीक आ रहा है, एक्सेलरेशन सही है उनीब का। मानसी एक्सेलरेशन की वैल्यू ठीक है, गुड। अक्षत, दिव्यांशु, सुहानी, नम्रा, गुड। मानसी, मानसी यू में इशू है, जरा चेक करो एक बार प्लीज। यू में इशू है मानसी। इनिशियल वेलोसिटी गड़बड़ आ रही है। अरे बाकी लोगों के आंसर्स को क्या हो गया? राहिम, So just typing. So actually it's getting confused. Can you change your name to Sir, faculty? okay, 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 okay. Yes, 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 yes. I'll change my name to faculty. Yes, faculty. Yes, मानसी, अब ठीक है। आयुष का ठीक है, नम्रा एक्सेलरेशन ठीक आ रहा है, अनवी एक्सेलरेशन ठीक है, यशिका का एक्सेलरेशन ठीक आया, अनवी यशिका इनिशियल वेलोसिटी, डेविन गड़बड़ है, इनिशियल वेलोसिटी में गड़बड़ है। यार डेविन तुम्हारी कैलकुलेशन स्ट्रांग थी ना, तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ था तब मैंने ये कंक्लूड किया था कि इसकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग है, वीक क्यों होती जा रही है? सुहानी ठीक आ रहा है एक्सेलरेशन, अक्षत यू ठीक है, यशिका ठीक आ रहा है, राहिम आंसर्स, दिव्यांशु दोनों पार्ट ठीक है, नम्रा ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। अब तक कोई आंसर नहीं आया राहिम तुम्हारा। ठीक है, 2 seconds आफ्टर 5th सेकंड दिव्यांशु, आयुष सॉरी, अनवी यू गड़बड़ है, चेक कीजिए यू की वैल्यू। सुहानी डिस्प्लेसमेंट में भी चेक करता हूँ बच्चे, डिस्प्लेसमेंट में भी चेक करता हूँ, मतलब मुझे इसका आंसर याद नहीं, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी आंसर्स लिखना शुरू करो, डिस्प्लेसमेंट का आंसर लिखना शुरू करो, फिर मैं सॉल्व करूंगा। Sir, I wrote the wrong answer for you. तो एक सेकेंड में उसको करेक्ट कर रही हूँ। अनवी यस, अब ठीक है अनवी, इनिशियल वेलोसिटी ठीक है, डेविन एक्सीलरेशन गलत आ रहा है। ओके मानसी, चेक करते हैं। सर ये जो 2 सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड है, तो इसमें हमें मतलब एट एन इंस्टेंट 2 सेकेंड पे बताना है या पूरा डिस्टेंस बताना है जो 2 सेकेंड? 5 से लेकर 7 तक। ठीक है सर। 5 से लेकर 7 तक, ठीक है आयुष, चेक करते हैं अभी। ठीक है आयुष, चेक करते हैं। डेविन इनिशियल वेलोसिटी अब ठीक है, ओके ऐसा गया। चलो अब चेक करते हैं किसके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ठीक आई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला टारगेट है मेरा, राहिम अभी तक कोई आंसर नहीं है, क्या हो गया? सॉल्व 1 और 2। जब आप 1 और 2 सॉल्व करोगे तो देखो 1 क्या है, 12 इज, आंसर्स लिखते जाओ, वांट टू सी कि आप में से कौन कितना ठीक कर रहा है। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, और ये है 20 इज u प्लस 7a/2। अब इन्हें सॉल्व करने के लिए आप एक आसान काम कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये भी माइनस और ये भी माइनस, सो ये u इस u को कैंसिल कर देगा, इट्स -8। 3/2 minus 7a/2 is minus 4a/2, so से a आ गया which is 4 meter per second square, a कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट टास्क है किसी तरह से u कैलकुलेट करने का। अब u कैलकुलेट करने के लिए आप इसे कह दो, एक ही इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 कह दो। You can do one thing like substitute 3 in 1. So जब आप 3 को 1 में substitute करोगे, you will get 12 is u which is 4 plus 3a/2. So 12 minus 4 is 8, which is 3a/2.
ये क्या कर दिया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, एक ही वैल्यू रखनी है ना, u थोड़ा रखना है। सो 12 इज u plus 3 by 2 multiplied by a is 4, तो ये कैंसिल हो गया। सो u आ गया आपका 6 मीटर पर सेकेंड। चलो गुड, सबके आंसर्स आ रहे हैं, बस ये देखना चाहता हूँ डिस्प्लेसमेंट किससे सही कैलकुलेट हो रहा है। नाउ लेट्स सी करना क्या है, इसको मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। दिस इज t इक्वल टू 0, a है, दिस इज t इक्वल टू 5, वो कह रहा है 2 सेकेंड्स आफ्टर 5th सेकेंड्स, 5th सेकेंड के बाद 2 सेकेंड्स का क्या मतलब है, दिस इज t इक्वल टू 7। वो आपसे ये डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, दिस इज अननोन। इसे कैलकुलेट करने के बहुत तरीके हैं। आप एक काम ये भी कर सकते हो कि आप 0 से लेकर 7 तक का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो, आप 0 से लेकर 5 तक का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट, सॉरी 5 तक का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो और उसे सब्ट्रैक्ट करो। हम 0 से 7 ले रहे हैं, तो मुझे कोई बताएगा राहिम, तुम बताओगे S7 के लिए रिलेशन कौन सा यूज करेंगे? S is ut plus half at square और u plus a by 2 2n minus 1। राहिम, यस राहिम, रिलेशन कौन सा? a by 2। u plus a by 2 किसके लिए यूज होता है? देखो यार राहिम, ये तब यूज होता है जब मैं कह रहा हूँ थर्ड सेकेंड। अगर मैं कहता 5th सेकेंड या 7th सेकेंड तब होता, और इंटरवल कौन सा होता? देखो थर्ड सेकेंड में इंटरवल क्या है, 2 सेकेंड to 3 सेकेंड। 7 सेकेंड अगर मैं कहता तो इंटरवल क्या होता? 6 से 7। यहाँ कौन सा इंटरवल है राहिम, 6 से 7 या 0 से 7? तो 0 से 7। और S5 के लिए कौन सा इंटरवल है? सर 0 से 5। तो आप ये यूज करोगे ना। ओके, अभी चेक करते हैं मानसी, अब सबके आंसर्स आ गए, बस अभी चेक करता हूँ कौन ठीक कर रहा है कौन गलत कर रहा है। S is ut plus half at square। सो पहले आप S3 कैलकुलेट करो। S3 के लिए u कितना आया 6, टाइम कितना, नहीं S3 हो गए S7 कैलकुलेट, 7 सेकेंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, टाइम आपने 7 रख दिया प्लस हाफ, एक्सेलरेशन इज 4, time is 7 square. So your S7 would be, it's 42 plus 49, 2 कितना आ जाएगा 98। तो S7 आया 140 मीटर। This is S7. Now let's calculate S5. S5 में क्या होगा, t की जगह 5 ले लो, u is 6, t is 5 plus half, acceleration is 4, t is 5 square. So S5 आ गया, it's 30 plus 50, 80। आप S कैलकुलेट करो, देखो S क्या होगा, it's S7 minus S5। S7 कितना है 140, S5 कितना है 80, तो 140 minus 80 कितना आ गया, it's 60। देखो ये जो S कैलकुलेट करना है, ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक ये कैलकुलेट करना है। ये आएगा कैसे, ये ऐसे ही आएगा ना, आप इसमें S7 लो और उसमें से S5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 से 7 सेकेंड्स का डिस्प्लेसमेंट लो और उसमें से 0 से 5 सेकेंड्स का सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 2 seconds आफ्टर 5th second। So this is displacement covered in 2 seconds after 5th second। So in 2 seconds after 5th second जो displacement covered होगा, that displacement would be 60 meter। ये बताइए, is it clear? तो ये किसका मैच कर रहा था, 60 तो किसी का भी नहीं आया था। सर आप एक बार फिर से समझा सकते हो? देखो वो आपसे क्या कह रहा है, शुरू से या जस्ट ये वाला पोर्शन 2 seconds सर आफ्टर नीचे वाला? वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 2 seconds आफ्टर 5th second। अब 5th second के बाद 2 सेकंड का क्या मतलब है, 7 तक ना,
मींस वो आपसे कह रहा है 5 से 7 का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करो। ये आया अक्षत? 5 to Yes, 7 sir. पूछ रहा है। अब 5 to 7 कैलकुलेट करने के बहुत तरीके हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप 0 से लेकर 7 सेकंड्स तक डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लो कि 7 सेकंड्स में आया, फिर 5 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लो। अगर इसमें से तुमने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यही तो बचेगा, 2 सेकंड्स आफ्टर 5th सेकंड। अक्षत, लॉजिक समझ में आया? सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? Yes, sir. अब बस सिंपल 7 सेकंड्स के डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करना है, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, t की जगह 7 रख दिया, u और a फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया था। ऐसे ही 5 सेकंड्स के लिए t की जगह 5 रख दिया, a की वैल्यू रख दी, ये आ गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, s7 माइनस s5, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 60 मीटर आ गया। क्लियर है? Yes, sir. चलिए इसको लिख लीजिए इतना, फिर हम आगे बढ़ें। सर आप एक बार क्वेश्चन दिखाइएगा। सो ये सबका क्लियर है? अनवी, यशिका? Yes, sir. सर एक डाउट था हाँ बताओ। सर, अगर हमको यही निकालना है तो सर हम पहले 0 से लेके 5 तक में सर हम 5 में जो वेलोसिटी होगी सर, फाइनल वेलोसिटी, वो निकाल सकते हैं। तो सर उसको इनिशियल लेके बना सकते हैं। गुड, वो भी कर सकते हैं। देखो दिव्यांशु सही कह रहा है, आप ये कर सकते हो कि ये यहाँ से लेकर आप सिर्फ ये सॉल्व करो, यहाँ कुछ इनिशियल वेलोसिटी आएगी, टाइम पता है आपको 2 सेकंड्स, आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। इनिशियल होगी क्या, इनिशियल वो होगी जो वेलोसिटी 5 सेकंड्स के बाद। कर सकते हैं बिल्कुल दिव्यांशु, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए इतना तो आपने लिख लिया था, इसको लिखना शुरू कीजिए इतना। We will start free fall now. ये तो इजी सा था, ये भी बहुत सारे लोगों से नहीं, बहुत गलत बात है। ये इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं मोशन इन 1D के। मोशन इन 1D में इश्यूज तब आते हैं जब आपके पास क्वेश्चंस में क्रॉस और ओवरटेक आना शुरू हो जाए, मल्टीपल बॉडीज आनी शुरू होंगी, तब इश्यूज आएंगे। स्कूल Sir, एग्जाम्स तक relative velocity. हाँ, तब ये इश्यूज आएंगे मतलब। Sir, done. ओके। Sir, done. सर मैं क्लास के बाद आपसे एक डाउट पूछ सकता हूँ? वेक्टर का। ठीक है, हाँ। सर अभी पूछ लो। या मुझे एक काम करो ना, मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, मैं भी क्लास में ही ले लेता हूँ। न्यूमेरिकल है ऐसी थ्योरेटिकल है? थ्योरेटिकल डाउट है। न्यूमेरिकल। मुझे जल्दी से ये नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर दो, क्योंकि न्यूमेरिकल जब तक आप लिखेंगे उसमें टाइम लग जाएगा। व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं सॉल्व कर दूँ। नेक्स्ट देखिए, मोशन इन 1D में एक टाइप का क्वेश्चन और आता है। हाँ आयुषी मेरा नंबर है। एक टाइप का क्वेश्चन और आता है जिसे हम कहते हैं फ्री फॉल और मोशन अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल या आप इसे ऐसे कहो, इट्स मोशन अंडर ग्रेविटी। सर आप नंबर एक बार और दिखा सकते? फ्री फॉल और मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो फ्री फॉल और मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होगा। ठीक है सर। फ्री फॉल और मोशन अंडर ग्रेविटी। सर हमें इसके वो भी डेरिवेशंस पर डिस्कस करने थे। हम डेरिवेशन डिस्कस करेंगे, पहले मैं इसको कर ले, करूंगा डेरिवेशन डिस्कस करूंगा। सो देखिए, फ्री फॉल और मोशन अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल और मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है, अगर एक बॉडी कुछ ऐसे गिरे
कि उस पर एक ही फोर्स एक्ट करती है, दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बॉडी कुछ ऐसे मूव करी कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करी, उसके ऊपर और कुछ नहीं करे, तो आप कहोगे द मोशन ऑफ बॉडी इज फ्री फॉल। अब ये कुछ भी हो सकता है, सो दैट मीन्स फ्री फॉल का मतलब ही यही है, ओनली फोर्स acting on body is that of gravity। जो भी फोर्स बॉडी पर एक्ट कर रही है वो सिर्फ ग्रेविटी है। ग्रेविटी मींस ग्रेविटेशनल फोर्स, और कोई फोर्स बॉडी पर एक्ट नहीं कर रही। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स जो अर्थ किसी भी बॉडी पर अप्लाई करेगी। अगर आपने अर्थ की सरफेस पे ली हुई तो अर्थ बॉडी पर जो भी फोर्स अप्लाई करेगा दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। नॉट जस्ट अर्थ, आप किसी और प्लैनेट पे चला जाओ, दूसरा प्लैनेट किसी भी बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई करेगा दैट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। सो अगर बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करे तो आप उसे कहोगे दैट इज फ्री फॉल। अब फ्री फॉल में एक मिसकंसेप्शन होता है, ऐसा लगता है अच्छा जब नीचे गिर रही है तभी ये फ्री फॉल है। ये भी फ्री फॉल है और ये भी फ्री फॉल है। आपने एक बॉडी को ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, आपने छोड़ दिया उसको, मैंने पेन लिया ऊपर फेंका और छोड़ दिया, पेन मेरे हाथ के कांटेक्ट में नहीं है, जब ये ऊपर जा रहा है तब भी पेन पर एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, एंड दैट्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन एक्सर्ट कर रहा है? अर्थ एक्सर्ट कर रहा है। अर्थ पेन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है विद ग्रेविटेशनल फोर्स। दिस इज अगेन फ्री फॉल। तो फ्री फॉल सिर्फ डाउनवर्ड्स नहीं होगा, इट कैन बी डाउनवर्ड्स और इट कैन बी अपवर्ड्स, both downwards and upwards motion, both downwards and upwards motion। So दोनों चीजें इसमें इन्वॉल्व होंगी, डाउनवर्ड्स मोशन भी इन्वॉल्व होगा और इसमें अपवर्ड्स मोशन भी इन्वॉल्व होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा। अब अगर फ्री फॉल है किसी भी बॉडी में तो उसमें सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन एक्ट करता है, विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो एक्सेलरेशन ऑन अ बॉडी इन फ्री फॉल इज जी। जी से रिप्रेजेंट करता है, इसे कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, acceleration due to gravity। और इस acceleration due to gravity की जो वैल्यू होती है, its value is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें कुछ चीजें और याद रखिएगा। This value of g is independent of shape, size and mass of the body। This is independent of shape, size and mass of body। ना ये बॉडी के शेप पर डिपेंड करेगा, ना ये बॉडी के साइज पर डिपेंड करेगा, ना ये बॉडी के मास पर डिपेंड करेगा। हर बॉडी के लिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम है। आप एक पेन को फेंको या एक बड़ी सी सैटेलाइट अर्थ की सरफेस पर गिर रही हो, दोनों के लिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होगी। इसका डायरेक्शन हमेशा इनवर्स होगा, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज इनवर्स, ऑलवेज डाउनवर्ड्स। ये गलती मत कर देना कि बॉडी ऊपर जा रही है तो आपका एक्सीलरेशन तो अब ऊपर एक्ट कर रहा है। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन फोर्स का डायरेक्शन होता है। फोर्स बॉडी पर हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करती है, तो जो एक्सीलरेशन होगा वो एक्सीलरेशन हमेशा डाउनवर्ड्स, हमेशा फोर्स हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट कर रही है, तो जो एक्सीलरेशन होगा बॉडी का, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसे आप कहते हो, दैट विल ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। अब इसमें कुछ चीजें देखो, यहां पर हम एक साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। अब देखिए साइन कन्वेंशन यूज करने का रीजन क्या है। जब मैंने मोशन इन 1D यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जब मैंने स्टार्ट करा था, तो मैंने कहा था दीज आर वेक्टर इक्वेशंस, बट वन डायमेंशन में जब आप इसे यूज करोगे तो आपको साइन कन्वेंशन चूज करना होगा। साइन कन्वेंशन सिर्फ ये कहता है किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, उसका ऑपोजिट नेगेटिव हो जाएगा, दैट्स द साइन कन्वेंशन। अदरवाइज दीज आर वेक्टर एडिशंस।
You should use parallelogram law, triangle law to add these equations, v और u plus at. But आप ये सिंपल साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हो कि वन डायमेंशनल मोशन में आप वेक्टोरिकली ना ऐड करो, आप साइन कन्वेंशन यूज करो. साइन कन्वेंशन क्या कहता है? कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेना तो ऑपोजिट नेगेटिव हो जाएगा. कोई भी आप पॉजिटिव ले सकते हो, राइट भी आप पॉजिटिव ले सकते हो, लेफ्ट भी आप पॉजिटिव ले सकते हो. बस यहां भी हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे. साइन कन्वेंशन सिर्फ ये कहेगा कोई एक साइन कन्वेंशन यूज करना है. तो यूजुअली मैं जो यूज करता हूं, मैं अपवर्ड्स पॉजिटिव लेता हूं कि अगर मोशन अपवर्ड्स हो रहा है तो पॉजिटिव है, मोशन डाउनवर्ड्स हो रहा है तो नेगेटिव है. बट इज अ कन्वेंशन, आपकी मर्जी है. आप उससे कहो नहीं मुझे पॉजिटिव नहीं लेना अपवर्ड्स. क्लास में टीचर ने पॉजिटिव अपवर्ड्स को नेगेटिव लिया था, डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव लिया था, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरे एंड से कोई इशू नहीं है. कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप कौन सी कन्वेंशन चूज कर रहे हो. आपकी मर्जी है, आप अपवर्ड्स पॉजिटिव लो या आप डाउनवर्ड्स नेगेटिव लो, या आप ये कहो कि अपवर्ड्स नेगेटिव है डाउनवर्ड्स पॉजिटिव है, आपकी चॉइस है. कोई एक यूज करनी हो. स्पेसिफाई करना होता है मतलब आंसर में कि हमने हाँ, कौन आप सा डायरेक्शन को क्या लिया है. बिल्कुल आपका आंसर बता देगा. जैसे मान लो आपसे मैंने कहा वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए, आपकी वेलोसिटी आई -10 मीटर पर सेकंड. आपने कन्वेंशन यूज किया था कि डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव, तो आप यहाँ मेंशन करोगे कि दिस इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन. आप ये मेंशन कर रहे होगे कि ये डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है. दिस इज योर कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन कहता है अपवर्ड्स पॉजिटिव है, डाउनवर्ड्स जो डायरेक्शन होगा दैट वुड बी नेगेटिव डायरेक्शन. इसके बाद नेक्स्ट देखिए. सो अपवर्ड्स पॉजिटिव होने का मतलब है कि एक बॉल है. एग्जाम्पल देखना साइन कन्वेंशन पे, मैंने इस बॉल को ऊपर थ्रो किया. ऊपर थ्रो करने का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी ऊपर एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर होगा, वेलोसिटी इसकी ऊपर होगी. बट एक्सीलरेशन कहाँ एक्ट करेगा मुझे बताओगे? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपवर्ड्स एक्ट करेगा, डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा? डाउनवर्ड्स. So downwards. जी हमेशा डाउनवर्ड्स एक्ट करता है. ये सब ऊपर एक्ट कर रहा होगा, ये भी ऊपर एक्ट करेगा, ये भी ऊपर एक्ट करेगा, ये भी ऊपर एक्ट करेगा. सो ऊपर एक्ट करने की वजह से ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, बट ये नेगेटिव हो जाएगा, नीचे एक्ट कर रहा है. बस ये है साइन कन्वेंशन और कुछ नहीं है. एक बॉडी है, डाउनवर्ड्स आ रही है, वेलोसिटी डाउनवर्ड्स होगी, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड्स होगा, फाइनल वेलोसिटी डाउनवर्ड्स होगी, एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड्स होगा. अब बताओगे इन सारी टर्म्स का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव? नेगेटिव, ऑल आर नेगेटिव. ऑल आर Negative. नेगेटिव, ऑल आर नेगेटिव. दैट्स इट. बस इतना सा साइन कन्वेंशन है और कुछ नहीं है साइन कन्वेंशन. कोई एक डायरेक्शन पॉजिटिव लो, उसके ऑपोजिट वाला डायरेक्शन नेगेटिव है. सो मैंने अपवर्ड्स पॉजिटिव ले लिया, डाउनवर्ड्स नेगेटिव. अब अगर आपके स्कूल में टीचर ने अपवर्ड्स पॉजिटिव लिया हो, नेगेटिव लिया हुआ है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. इट्स अ कन्वेंशन, रूल नहीं है, लॉ नहीं है, कन्वेंशन है. आपकी चॉइस है, आप चेंज कर सकते हैं. फिर एक इंटरेस्टिंग चीज और है इसमें, ये जो फ्री फॉल है इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है. तो राहिम मुझे बताओगे, इज दिस अ एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन? So uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion, acceleration constant. So this is an example of uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion. Uniformly accelerated motion. Now, since this is an example of uniformly accelerated motion, so all four equations are valid. Huh? तो ये जो भी आपने 4 इक्वेशंस पढ़ी थी, u plus at s is ut plus half at square, all 4 equations are valid. अब आपको पता है मैं किन इक्वेशंस की बात कर रहा हूं, दोबारा इक्वेशंस नहीं लिखूं. बस एक वेरिएबल कम हो गया. तुम्हारे पास 4 वेरिएबल्स होते थे, u v s t a, 5 होते थे, सॉरी, एक कम हो गया. एक्सीलरेशन पता है, तो पता है हमेशा एक्सीलरेशन. एक बात बताओ, क्या एक्सीलरेशन हमेशा नेगेटिव होगा? जी यस सर. हमेशा नेगेटिव आएगा. अब मैं इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूँ, मतलब है तो 9.8, बट मैं कभी कभी 10 यूज किया करूंगा, लेकिन तुम एग्जाम में हमेशा 9.8 लोगे. मैं क्लास में 10 ले लूंगा जस्ट टू सेव सम टाइम, अदरवाइज आप हमेशा 9.8 लेंगे. सो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर बड़ा बड़ा, g इज माइनस ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 10 लूंगा.
बट तुम इसे स्कूल में मत लिख देना, डोंट यूज इन एग्जाम्स। अगर एग्जाम्स में लिखा है कि 10 लेना है द डिफरेंट इशू, नहीं लिखा तो प्लीज चूज 9.8। मैं तो बस टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा यूज करता हूँ। अच्छा, तो ये तो बेसिक चीजें थी, इतना लिखो। फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में कुछ छोटी छोटी सी कैलकुलेशंस और हैं, वो भी साथ में करें। लिखिए, जल्दी जल्दी इसको लिख लो। यस देविन, ये साइन कन्वेंशन है। जब आप ये कन्वेंशन यूज करोगे देन यू विल टेक इट एज माइनस ऑफ 9.8। अगर भाई जी 9.8 होता है तो कन्वेंशन है हमारा, इसकी वजह से जी 9 नेगेटिव लेना हो। सर साइन कन्वेंशन में अगर हम डाउनवर्ड्स के लिए सारा पॉजिटिव भी ले लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, बट क्लास में ना हम कोई एक फॉलो करेंगे तो मेरे लिए ना आंसर चेक करने बड़े मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है, कोई एक फॉलो करना होगा। डन सर। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स और हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। जैसे अगर आपने एक बॉडी ली और उसको ड्रॉप कर दिया, मैं कुछ छोटी छोटी चीजें कर रहा हूं ताकि एटलीस्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ जाए आपको इसमें। अ बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, कुछ h हाइट से आपने एक बॉडी को ड्रॉप कर दिया, हाइट h हाइट से आपने एक बॉडी ड्रॉप करी यहां से, और ये बॉडी इतना डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, यहां से ड्रॉप किया। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट। आपको चाहिए बॉडी को जो टाइम लगेगा टू स्ट्राइक द ग्राउंड, टाइम टेकन बाय बॉडी टू स्ट्राइक द ग्राउंड, टाइम टेकन टू स्ट्राइक द ग्राउंड। सबसे पहले ये टाइम कैलकुलेट करना है। तो इस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं, s इज ut प्लस हाफ AD स्क्वायर। अब इसमें से आप में से कुछ कुछ लोग मेरी जरा हेल्प करेंगे। भाई मुझे बताओ उनीब कि जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा विद प्रॉपर साइन? उनीब, जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा विद प्रॉपर साइन? कितना टाइम लगता है यशिका? व्हेन इट स्ट्राइक द ग्राउंड तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? सर ए बी और ए बी एच दिया हुआ, प्लस एच माइनस एच? सर नेगेटिव।
माइनस एच। अच्छा, अब वो कह रहा है ना ड्रॉप्ड। ड्रॉप्ड का मीनिंग होता है इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। ड्रॉप करने का मतलब है आपने बॉडी को रेस्ट से रिलीज कर दिया। सो यहां जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट विल बी जीरो। एक्सीलरेशन, नम्रा कितना होगा एक्सीलरेशन यहाँ? सर हाँ नम्रा, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, कितना होगा एक्सीलरेशन? 10 - 10 मीटर पर सेकंड माइनस जी स्क्वायर। ना। हाँ, हाँ एक चीज और याद है, देखो जब तक h की न्यूमेरिकल वैल्यू ना दे, नो पॉइंट इन राइटिंग -9.8, इसको जीरो। जब वो h की वैल्यू दे दे तब आप 9.8 रखना, अदरवाइज जीरो। सब कुछ सब्स्टिट्यूट करते ओके हैं। सर। माइनस एच इज जीरो प्लस हाफ, एक्सीलरेशन को आपने माइनस जी रखा, टाइम को आपने t रखा, इट्स t स्क्वायर। सो ये आ गया माइनस एच इज माइनस जी बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। सो g से ये g कैंसिल हो गया, सो वी हैव 2h by g is equal to t square. So we have t is equal to root over 2h by g. ये टाइम है, इतने टाइम में जाकर ये ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगा, रूट ओवर 2h by g। अब एक चीज और याद रखिएगा, दिस टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज एंड मास ऑफ द बॉडी। कोई सी भी बॉडी हो, एक 1 kg की बॉडी हो या 1000 kg की बॉडी, सेम टाइम लगेगा। दिस टाइम इज independent of mass. This time is independent of mass of body. Independent of mass of body. ये mass of body से time बिल्कुल independent होगा। इसी में आप एक काम और भी कर सकते हैं, या तो आपने टाइम कैलकुलेट किया ना टू स्ट्राइक द ग्राउंड, इसी में वो आपसे कहता है वेलोसिटी विद विच स्ट्राइक्स द ग्राउंड। वेलोसिटी with which it strikes the ground. It strikes the ground. So जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा तो वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करोगे आयुषी, सॉरी मानसी, मुझे बताओगी प्लीज कि कैसे कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी जिससे ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा? यस मानसी। You can use v equal to u plus at. v इक्वल टू यू प्लस एटी भी यूज कर सकते हैं। देखो u कितना था, 0, एक्सीलरेशन कितना है -g, टाइम ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, इस टाइम को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो इट्स रूट ओवर 2h by g now. So velocity होगी इट्स -g multiplied by, अब देखो ये 2h by रूट ओवर 2h by g हो गया, कैंसिल कर दो ना, g और रूट g कैंसिल हो जाएगा, रूट g बचेगा। तो ये आ गया आपके पास v is minus of root over 2h by g now। तो ये v आ गया इट्स रूट ओवर माइनस ऑफ 2h। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है देविन? यहाँ जो नेगेटिव साइन आ रहा है, ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, दिस नेगेटिव साइन देविन? देविन, हाँ नेगेटिव साइन बता रहा है ये डाउनवर्ड्स है, ऑपोजिट नहीं आयुष। ये नेगेटिव साइन बता रहा है दैट वेलोसिटी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। साइन कन्वेंशन यही था ना, डाउनवर्ड्स इज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव साइन बता रहा है इट्स डाउनवर्ड्स। अगर आपने साइन कन्वेंशन रिवर्स लिया होता, आप कहते हैं अपवर्ड्स नेगेटिव है डाउनवर्ड्स पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ रहा होता। ये सब आपको साइन कन्वेंशन की वजह से नेगेटिव आ रहा है। ओके सो ये छोटी छोटी सी आपकी कैलकुलेशंस थी, वेलोसिटी विद विच स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ये सब हो गया। ओके इसके बाद एक और पॉइंट है, फ्री फॉल में टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता है, व्हिच मींस अगर मैंने एक बॉडी को ए पॉइंट से थ्रो किया ऊपर, ये क्या होगा, इट विल रीच टू अ पॉइंट बी व्हिच इज हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट पर ये रुकेगा तो नहीं, फिर ये हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आएगा।
सो ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में और हाईएस्ट पॉइंट से फिर ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगेगा दैट टाइम इज सेम। तो आप लिखोगे टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा ये सेम। जितना टाइम हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में लगेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। सो यहां तक जाने का टाइम टाइम ऑफ एसेंट है, नीचे आने का टाइम टाइम ऑफ डिसेंट होता है, दोनों टाइम इक्वल। इन फ्री फॉल टाइम ऑफ एसेंट इस, और ये इसको ग्राउंड मान लो, जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा एग्जैक्टली उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, ऊपर और नीचे जाने का टाइम एग्जैक्टली। एक चीज और याद रखिएगा, जिस वेलोसिटी से आप बॉडी को अपवर्ड्स थ्रो करोगे एग्जैक्टली उसी वेलोसिटी से बॉडी नीचे आएगी। वेलोसिटी with which strikes the ground is same with which it was projected. It was projected. So बॉडी उसी वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी जिस वेलोसिटी से आपने उसे अपवर्ड्स प्रोजेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल लाइक यहां से आपने एक बॉडी को थ्रो किया विथ सम वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। सो इस बॉडी का मोशन क्या होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा और उसके बाद ये वापस ग्राउंड पर आएगी। जब ये ग्राउंड पर आएगी तो वेलोसिटी फिर से 10 मीटर पर सेकेंड होगी। उन्हीं अब ये पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड होगा या नेगेटिव 10 मीटर पर सेकेंड? Sir, can you repeat the question? When you project this body from ground, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड था, ये हाईएस्ट पॉइंट पर गया और वापस ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है। तो जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा देन इट इज +10 और -10? Sir, -10. -10। तो इसको याद रखना, जिस वेलोसिटी से आप प्रोजेक्ट करोगे उसी वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। इनफैक्ट एक और चीज है, इसे आप वेरीफाई ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर एक बॉडी को आपने ऐसे फेंक दिया, ऊपर फेंका, तो किसी एक पॉइंट से ये कितनी बार पास होगी सुहानी? लाइक मैंने पेन लिया, इसको अपर थ्रो कर दिया, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, किसी भी एक पॉइंट से कितनी बार पास होगा सुहानी? सुहानी आप क्लास में हैं? यस सर। सो अगर मैंने एक बॉडी ली, उसको अपवर्ड्स प्रोजेक्ट कर दिया, हाईएस्ट Yes, पॉइंट sir. पर गया और फिर नीचे आ रहा है, एक पॉइंट से कितनी बार पास होगा? एक पॉइंट से कितनी बार पास एज इन? आप अच्छा पेन मतलब लो, वो एक ही डायरेक्शन में एक पॉइंट से कितनी बार में जाएगा? आप पेन लो, उसको ऊपर फेंको और कहीं भी बीच में एक पॉइंट ले लो, आपका पेन उस पॉइंट से कितनी बार पास होगा? 1 टाइम। 1 टाइम। एक बार तो ऊपर जाते हुए, फिर नीचे जाते हुए भी तो उसी से पास होगा। यस सर, बट सर मैंने जितना नोटिस किया है कि समटाइम्स कि हम लोग कोई चीज़ ऊपर भेजें तो वो हो सकता है कि वो फ्रंट के डायरेक्शन में आ जाए, वो सेम पाथ में ट्रैवल नहीं करे तो फिर वो उस पॉइंट में थोड़ी आएगा। फिर वो मोशन इन 1D नहीं है, देन इट्स मोशन इन 2D। हम तो मोशन इन 1D स्टडी कर रहे हैं, तो मोशन इन 1D में तो एग्जैक्टली यही होगा कि आपने जैसे बॉडी को अपवर्ड्स थ्रो किया, अगर आपने बॉडी को अपवर्ड्स थ्रो किया इस पाथ से, Yes, तो इसी sir. पाथ से वापस भी आएगा, देन ओनली इट्स 1D ना। Yes sir, so when it's in 1D then it'll pass through like 2 times in one throw. 2 टाइम्स इन 1, है ना, एक पॉइंट Yes से। sir. दोनों केसेस में एक बार कब पास होगा, ऊपर जाते हुए, और एक बार पास होगा नीचे आते हुए। दोनों ही केसेस में वेलोसिटी सेम, एग्जैक्टली सेम वेलोसिटी से पास करेगा, ऊपर जाते हुए भी और नीचे जाते हुए। सो बॉडी passes through a point twice with same speed in free fall. सेम स्पीड से पास होगा इन फ्री फॉल।
अब कुछ बेसिक क्वेश्चंस करते हैं फ्री फॉल पर, फिर उसके बाद देखेंगे कि अगर एयर फ्रिक्शन भी आना शुरू हो जाए तो क्या क्या चेंजेस आते हैं। इसको लिखना शुरू करो, इतना लिखो, अब न्यूमेरिकल्स करें। यहां तक कोई डाउट है, कोई इशू है तो बताओ मुझे, क्योंकि इसके बाद हम जो टॉपिक्स लेंगे वो थोड़े से टफ होते चले जाएंगे। अब देखते हैं एयर फ्रिक्शन का क्या फायदा अगर एयर भी है। अभी तो हम एयर को इग्नोर करके चल रहे हैं। सर हम्म, तो सर एयर फ्रिक्शन मतलब एयर रेजिस्टेंस ना? एयर रेजिस्टेंस, राइट। इसमें कहीं कोई डाउट है उसे क्लियर करो। सर ये जो आपने डायग्राम बनाया सर, इसमें तो मतलब ये जो कर्व है आपने बस बताने के लिए बनाया ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, मैंने बताने के लिए बनाया, अदरवाइज ये ऐसे जाएगा और ऐसे ही आ जाएगा। 1D, हाँ इसको मैं लगा भी देता हूँ, दिस इज 1 डायमेंशन। टेक्स्ट बुक्स में भी ना आपको क्वेश्चन में दिखता है वो ऐसे घूम कर बना देता है, दैट मीन्स सिर्फ इतना है कि वो आपको समझाने के लिए दो पाथ दिखा रहा है, अदरवाइज देखो इनसाइड, दोनों पाथ को इनसाइड करो। सर आप ये पॉइंट फिर से समझा देंगे? कौन सा वाला? ये वाला वेलोसिटी विद विच स्ट्राइक्स द ग्राउंड। यस सर। देखो उसमें ये कि अगर आपने एक बॉल ली, लेट्स से आपने बॉल को अपने हाथ से थ्रो किया अपवर्ड्स, आपने उसे वेलोसिटी दी 10 मीटर पर सेकंड, तो होगा क्या, बॉल की मोशन कैसा होगा नम्रा? बॉल हमेशा ऊपर जाएगी या फिर रुकेगी फिर नीचे आएगी, क्या होना चाहिए? सर नीचे आ जाएगी। नीचे आएगी ना।
तो जब वो दोबारा आपके हाथ पर आएगी तो एग्जैक्टली वही वेलोसिटी होगी जिससे आपने बॉल को अपवर्ड थ्रो किया। एक न्यूमेरिकल करेंगे उसमें सब प्रूव भी हो जाएगा। जिस वेलोसिटी से आपने बॉल को अपवर्ड थ्रो किया था, जब वो दोबारा आपके हाथ में आएगी तो उस बॉल की एग्जैक्टली वही वेलोसिटी होगी। तो मैं ये दिखा रहा हूँ, अगर अपवर्ड थ्रो किया 10 मीटर पर सेकंड, जब दोबारा उसी पॉइंट पर आया तो वेलोसिटी इज -10। साइन कन्वेंशन की वजह से नेगेटिव आ गया, अदरवाइज मैग्नीट्यूड से। ओके सर। Sir, done. Can you scroll a little down? सो सिर्फ ग्राउंड ही नहीं, अगर एक बॉडी को आपने ऊपर फेंक दिया तो एक पॉइंट से वो दो बार पास होती है, एक बार ऊपर जाते हुए पास होती है, एक बार नीचे जाते हुए पास होती है। दोनों ही पॉइंट्स में, मींस ऊपर जाते हुए भी और नीचे जाते हुए भी, एक सिंगल पॉइंट से जो वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी सेम। मींस आप अपनी वॉल पर एक पॉइंट मार्क कर दो, आप एक कॉइन लो, उसको ऊपर उछालो, जब वो ऊपर जाएगा तो उस पॉइंट से पास होगा, फिर नीचे जाते हुए पास होगा, दोनों केस में वेलोसिटी सेम होगी। यस राइम, यस यस। अभी बता दीजिए राइम, आई कैन डिस्कस दैट क्वेश्चन, बताइए। सर इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, लेकिन तब भी सर जब हम ड्राइव करते हैं तो हैवियर कार्स को टर्न करना ज्यादा आसान होता है। Inertia is directly proportional to mass, हाँ। सर हैवी कार्स को टर्न करना आसान होता है लाइट कार्स के अगेंस्ट। तुम इसलिए उस चीज को कह रहे हो क्योंकि तुम एयर फ्रिक्शन लेकर चल रहे हो। तुम कह रहे हो कि एयर फ्रिक्शन भी तो है, एयर का जो इफेक्ट है वो जो स्मॉलर कार्स होंगी, जो लाइट कार्स होंगी, उन पे एयर का इफेक्ट ज्यादा लगता है। इसीलिए ऐसा लगता है कि स्मॉल कार को टर्न करने में ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और हैवी कार है वो आसानी से टर्न देगी। अदरवाइज इनर्शिया हैवी कार पर ज्यादा एक्ट कर रही है, उस पर ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही है जो उसे सेंटर से दूर ले जाने की कोशिश करेगी। बट दैट्स द एयर फ्रिक्शन, जो लाइट कार में आप ज्यादा फील करते हो, हैवी कार में आप फील नहीं करते। सिर्फ वो रीजन है, अदरवाइज इनर्शिया उस पर ज्यादा काम कर रही है, हैवी कार पे ज्यादा इनर्शिया काम कर रही है। नेक्स्ट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, एक और काम करते हैं। कुछ और पॉइंट्स है, वो आपसे कहता है इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, बॉडी को आपने ड्रॉप किया और जहां से आपने बॉडी को ड्रॉप किया वो जगह स्टेशनरी है। भाई आप एक वॉल पर खड़े हुए थे, वॉल स्टेशनरी है, वहां से आपने बॉडी को ड्रॉप कर दिया फ्रॉम अ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म। अब वो कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसा था जो स्टेशनरी था। आप बिल्डिंग पे खड़े हुए थे, भाई बिल्डिंग तो स्टेशनरी है ना, बिल्डिंग तो मूव नहीं कर रही है, आपने बिल्डिंग की टॉप से किसी बॉडी को ड्रॉप कर दिया। तो जब आप किसी भी स्टेशनरी प्लेटफॉर्म से आप बॉडी को ड्रॉप करते हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। ये हमने अभी यूज भी किया था। इसके अलावा एक चीज और है, अगर आपने एक बॉडी को थ्रो किया, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी अक्षत? 0। हाईएस्ट पॉइंट पर जाके रुकेगी बॉडी। वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट हाईएस्ट पॉइंट इज 0। अगर आप एक बॉडी को थ्रो कर रहे हो तो उसके मोशन में जो हाईएस्ट पॉइंट होगा, उस हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो अगर आपने एक बॉडी को थ्रो किया, बॉडी मूव कर रही है, तो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन पर वेलोसिटी 0। ऐसे होता है ना, ग्राउंड से बॉडी को थ्रो करो, एक हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगी और जाकर रुकेगी, फिर नीचे आना शुरू करती है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी। सो टिल नाउ अब तक के जो डिस्कशंस थे उसमें हमने एयर फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया था, बट रियल लाइफ में एयर फ्रिक्शन एक्ट करता है। एयर है, एयर भी तो एक फोर्स अप्लाई करेगी। सो टिल नाउ we have ignored air friction, ignored फ्रिक्शन। आप इसे फ्रिक्शन भी कह सकते हो और इसे आप बॉइंट फोर्स भी कह सकते हो, फ्रिक्शन और बॉइंट फोर्स ड्यू टू एयर। सो अब तक आप एयर फ्रिक्शन भी इग्नोर कर सकते हैं
अब तक हमने एयर फ्रिक्शन इग्नोर किया था, या आप उसे अर्थ के एयर की बॉइंट फोर्स किया था। अब कंसीडर करते हैं, इफ वी कंसीडर एयर फ्रिक्शन, अगर आप अब एयर फ्रिक्शन कंसीडर करना शुरू करोगे तो देखो एयर फ्रिक्शन एक्ट किस डायरेक्शन में करता है। अगर एक बॉडी इज मूविंग अपवर्ड्स, अगर बॉडी है आपके पास एंड दिस बॉडी इज मूविंग अपवर्ड्स, बॉडी ऊपर जा रही है, इज मूविंग अपवर्ड्स, ये ऊपर मूव कर रही है, दिस इज योर बॉडी। हाँ, अगर ये अपवर्ड्स जा रही है तो एयर फ्रिक्शन विल एक्ट इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, एयर फ्रिक्शन विल एक्ट इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, एयर फ्रिक्शन नीचे एक्ट करेगा। एयर फ्रिक्शन के नीचे एक्ट करने का मतलब है एक्सेलरेशन। भाई फ्रिक्शन क्या है, फोर्स है ना, अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा। सो उस एक्सेलरेशन को मैं ए कह देता हूं। व्हाट इज दिस ए? दिस ए इज एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर फ्रिक्शन, वो नीचे एक्ट करेगा। सो एयर फ्रिक्शन इज डाउनवर्ड्स। ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एंट्रेंसेस में कि बॉडी मूव कर रही है और एयर फ्रिक्शन ले लो। एनसीईआरटी में एयर फ्रिक्शन नहीं दिया हुआ है तो एनसीईआरटी में कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें एयर फ्रिक्शन, बट बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, कहता है एयर फ्रिक्शन ले आओ, अब बताओ क्या करो। आपसे कहता है बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड्स, बॉडी मूविंग डाउनवर्ड्स, अगर एक बॉडी डाउनवर्ड्स मूव कर रही है, So air friction with act upwards. अगर बॉडी नीचे जा रही है तो एयर फ्रिक्शन कहाँ होगा? अपवर्ड्स। एयर फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, एयर फ्रिक्शन इज अपवर्ड्स, एयर फ्रिक्शन ऊपर जाएगा, और जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन भी अपवर्ड्स होगा। सो दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस मुझे याद है, लाइक जेई में क्वेश्चंस आ चुके हैं, AIEEE जब हुआ करता था वो आपसे कहता है अच्छा एक बॉडी ऊपर जा रही है और फिर उसके बाद नीचे आती है, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट कैलकुलेट करो एंड कंपेयर की टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट में से कौन ज्यादा होगा। विदाउट एयर फ्रिक्शन देखो मैंने अभी लिखा था टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होता है। टाइम ऑफ एसेंट मींस ऊपर जाने का टाइम, टाइम ऑफ डिसेंट मींस नीचे जाने का टाइम। लेकिन जब आप एयर फ्रिक्शन कंसीडर करोगे तो ये टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट चेंज होता है। सो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, दिस इज, इसको ना इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ही ले लेते हैं। कैलकुलेट टाइम ऑफ एसेंट and descent for a body moving upwards with velocity v. U वेलोसिटी से आपने बॉडी को अपवर्ड थ्रो कर दिया, तो टाइम ऑफ एसेंट चाहिए ऊपर जाने का टाइम और टाइम ऑफ डिसेंट चाहिए नीचे जाने का टाइम। नीचे जाने में कितना टाइम लगेगा, और आपको ये गिवन है एक्सेलरेशन ड्यू टू एयर फ्रिक्शन इज ए। इसे साथ में सॉल्व करेंगे, कुछ कुछ पार्ट्स आप लोग मुझे बताओगे। एयर फ्रिक्शन इज ए, इसे नोट करो फिर साथ में सॉल्व करते हैं। ये तो लिख लिया था आपने, ये लिखना शुरू। और मीनवाइल जो डाउट्स हैं आपके मुझसे डिस्कस करते रहिए। फ्री फॉल में जितने भी टाइप्स हैं वो कवर हो जाएगा, उसके बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल्स बचेंगे, बस उसे करना। सर थोड़ा ऊपर का दिखाना, कहीं कुछ मिस तो नहीं हुआ चेक करने के लिए, मेरा कनेक्शन चला गया था। सर ठीक है, लिखा है यहाँ तक, बॉडी तक लिखा है। आयुष बस एक मिनट, ये सब लिख ले, बस एक मिनट आयुष से।
जल्दी से रिकॉल करो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आप ही सॉल्व करोगे। इस मूविंग अपवर्ड्स की जगह ना प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स लिख लेना। सो पहले यहाँ टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट करते हैं। टाइम ऑफ एसेंट, सो टाइम ऑफ एसेंट में क्या होगा, आपने लेट्स से ए पॉइंट से थ्रो किया, ये बॉडी ऊपर तक जाती है और एक हाईएस्ट पॉइंट तक जाएगी जिसे आप बी कह रहे हो, हाईएस्ट पॉइंट। सो दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, जिस हाईएस्ट पॉइंट तक बॉडी जा रही है। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहां से आपने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है ग्राउंड से। व्हाट इज वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट? अरे बता दो कितना होगा? Zero. वेलोसिटी जीरो है ना। हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगेगा उससे मैं t1 कह रहा हूं, टाइम ऑफ एसेंट को मैं t1 कह देता हूं। अच्छा मुझे बताओ इसमें कितने एक्सीलरेशंस एक्ट कर रहे हैं अनवी? नंबर ऑफ एक्सीलरेशंस ऑन द बॉडी। Sir, air resistance and gravitation. व्हाट्स द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? Sir, downwards. Downwards. And what about the acceleration due to air friction? Sir, it's also downwards. It's also downwards. Huh? This is air friction. This is due to air friction. ये भी downwards act कर रहा है। So जो net acceleration होगा बॉडी का, net acceleration. So देखो net acceleration में इन दोनों को ऐड कर दो ना, दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो बॉडी का जो net acceleration होगा, a net आप कह दो, that will be minus g minus a। आयुष गलत आ रहा है, सेम नहीं होगा। सेम तब होता है जब फ्री फॉल। तो यहां जो बॉडी का नेट एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी माइनस ए माइनस जी, सो दैट विल बी माइनस ऑफ ए प्लस जी। नाउ दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। ये नेट एक्सेलरेशन होगा माइनस ऑफ ए प्लस जी। नाउ अब आपको टाइम चाहिए, ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगता है, मुझे ये टाइम t1 कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा। रिमेंबर सिर्फ u दिया है, a दिया है और g दिया है। नहीं आयुष ये भी गलत आ रहा है। टाइम कैलकुलेट करिए और मुझे बताइए कि हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में एग्जैक्टली टाइम कितना लगेगा। Sir, can you scroll a little up? आई नीड टाइम, टाइम ऑफ एसेंट t1 कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। नहीं अनवी, अनवी ये सब प्लस है। हाँ नम्रा अब सही है। अनवी जरा चेक करो, शायद टाइपिंग एरर है। नम्रा ठीक आ रहा है। और कुछ आंसर्स? आई नीड t1 टाइम ऑफ एसेंट।
और किसी का आंसर नहीं आया अब तक? गलत बात है। यशिका सही आ रहा है, गुड। मुनीब, इतना टाइम लगेगा इन छोटे छोटे क्वेश्चंस में? सुहानी, Sir, just done sending. मानसी, Sir, doing. दिव्यन हुआ? गुड दिव, अनवी सही आ रहा है, यस। नहीं सुहानी, गड़बड़ है। सुहानी, एक्सीलरेशन देखो, नेट एक्सीलरेशन क्या है? आप जी क्यों ले रहे हो? दिस इज द नेट एक्सीलरेशन ना, Okay, sir. एक्सीलरेशन Okay. गलत ले रहे हो। आयुष गलत है। आयुष, नेट एक्सीलरेशन जी नहीं है, ए प्लस जी है, एयर फ्रिक्शन ले लिया हम। दिव्यांशु का सही है। सुहानी का भी, सुहानी नेगेटिव नहीं आएगा आई गेस ना, कुछ गड़बड़ है, चेक करो प्लीज एक बार। मुनीब ठीक आ रहा है, इट्स इजी है नहीं। राहिम आंसर, राहिम कहाँ खोया हुआ है आज? यस सर। आंसर देखो कितना इजी है, आप ये यूज करोगे ना, v is u plus at, यही तो यूज करना है। और a क्या होगा? नेट एक्सीलरेशन होगा। राहिम बताओ जरा मुझे, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है, v कितना है? सर 0। 0। u तो पता है। नेट एक्सीलरेशन बताओ राहिम, कितना है नेट एक्सीलरेशन? सर a प्लस जी माइनस a माइनस प्लस ऑफ जी। a प्लस g। और टाइम को आपने t1 कहा था, इतना टाइम कंज्यूमिंग थोड़ी ना है, तो आप इसको लेफ्ट में ले आओ। यू विल राइट a plus g into t1 is equal to u। आप यहां से लिख दो, देखो t1 को आप लिख दो, t1 is u by a plus g now, तो ये t1 आ गया u by a plus g। आयुष, इट्स नॉट फ्री फॉल, एयर फ्रिक्शन है तो यू विल यूज नेट एक्सीलरेशन, ये तो मैं सिखा रहा था। एक एक्सीलरेशन और आएगा ना फ्रिक्शन की वजह से। अच्छा, अब टाइम ऑफ डिसेंट के लिए ना आपको एटलीस्ट पता हो कि कितनी हाइट तक गया, तो एक काम करो जरा, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कैलकुलेट करना इन अपवर्ड्स जर्नी। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अपवर्ड्स जर्नी, ये जो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाते हुए कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा अपवर्ड्स जर्नी। अक्षत मुझे बताओगे, अपवर्ड्स जर्नी में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अक्षत, ऊपर जा रहा है ना, मींस ए टू बी, ए से बी तक इसने कुछ तो डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे? अक्षत, कोई आंसर नहीं है। तो मुझे मानसी बताएगी। मानसी, ए टू बी डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा? Sir, s equal to b square equal to u square plus 2as। ये यूज कर लेते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज 2s। हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। इनिशियल वेलोसिटी u है, u स्क्वायर, इट्स 2। एक्सीलरेशन कितना है? माइनस ऑफ a प्लस जी। डिस्प्लेसमेंट कितना है? इसको h कह देते हैं, तो यहां से आप h कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये आ जाएगा माइनस u स्क्वायर, इट्स माइनस ऑफ 2 इंटू a प्लस जी इंटू h। So your h is u square by 2 a plus 0. This is your h, u square by 2 a plus 0, ये हाइट है। अब कैलकुलेट करते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। टाइम ऑफ डिसेंट मींस टाइम टेकन फ्रॉम b to a। b से a आ रहा है, ग्राउंड, a इज ग्राउंड। जो कुछ भी आप इसमें सीख रहे हो ना, यही आपको सारे न्यूमेरिकल्स में करना है।
बी हाईएस्ट पॉइंट था। अब यहाँ मुझे कुछ आंसर्स दो। अच्छा अक्षत, मुझे ये तो बता दो कि बी पर वेलोसिटी कितनी हो? 0। 0। और यही इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ये इनिशियल वेलोसिटी है। बी से ए तक जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा एच, वो इतना ही तो होगा। इतना ए टू बी था, उतना बी टू ए होगा। बट जब ये बी से ए लेंगे, सो क्या लगता है सुहानी, इसे पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे या नेगेटिव साइन के साथ? इट्स गोइंग डाउनवर्ड्स। सर डाउनवर्ड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर बाय ट्वाइस ऑफ ए प्लस जी। मुझे टाइम कैलकुलेट करना है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत सही रहेगा, एस एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें कुछ गड़मत मत करना प्लीज, सब पता है तुम्हें। हाफ ए टी स्क्वायर, इसे डिस्प्लेसमेंट भी कह दो, तुम्हारी मर्जी है, तुम कह दो डिस्प्लेसमेंट एच के इक्वल है जो माइनस इतना है। इनिशियल वेलोसिटी पता है, टी कैलकुलेट करना है, जरा करके मुझे बता दो प्लीज, टी टू कितना आ रहा है? टी टू बता दो कितना आ रहा है? So wouldn't it be the same as T1? ओ, नो। Okay. अक्षत, आपने मुझे जो क्वेश्चन भेजा था F1। सर एक डाउट है। हाँ हाँ, सर इसमें हम नेट एक्सेलरेशन नहीं कैलकुलेट करेंगे? इसमें भी नेट एक्सेलरेशन लेंगे? अरे वाह, बिल्कुल सही बोला, नेट एक्सेलरेशन ही तो लेंगे। जब बॉडी नीचे जा रही है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ एक्ट करेगा? नीचे। सर नेगेटिव। एयर फ्रिक्शन कहाँ होगा? अभी सर डिस्कस किया। ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा। भाई बॉडी नीचे जा रही है, लेकिन एयर फ्रिक्शन तो मोशन का अपोज करता है ना। एयर फ्रिक्शन कहाँ होगा? ऊपर होगा। यही तो काम था तुम्हारे करने के लिए। तो यहाँ पर जो नेट एक्सेलरेशन आएगा, दिस इज नेट एक्सेलरेशन, ए नेट। ए नेट होगा ए माइनस जी नॉट, क्योंकि ए पॉजिटिव है, जी नेगेटिव है, ए माइनस जी लो। नहीं आयुष, ना 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 ना, क्या कर रहा है आयुष? ना, दोबारा करो, गलत है। अरे एच की वैल्यू एच की टर्म्स में नहीं लाना, यू की टर्म्स में लाना है, जैसे तुमने पहले कैलकुलेट किया था टाइम ऑफ एसेंट यू और एजी में, ऐसे ही यू और एजी में। एच फेच नहीं चाहिए। जो मैं कह रहा हूँ वो कर ही नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ एच की वैल्यू रख दो, एच की वैल्यू मैंने कैलकुलेट करके दी हुई है। सो दैट इज द नेट एक्सेलरेशन, ए माइनस जी, नेट एक्सेलरेशन। कैलकुलेट कर दो प्लीज, टाइम कितना लगेगा, आसान सा क्वेश्चन है ये। मैं साइड में अक्षत के लिए कर रहा हूँ, अक्षत ने कुछ पूछा था मुझसे। ना अनवी, ये तो हो ही नहीं सकता, टाइम वेलोसिटी के कभी इक्वल ही नहीं आ सकता ना। नहीं अनवी, गड़बड़ है, चेक करो दोबारा। मैं इस पे ध्यान मत देना है जो मैं लिख रहा हूँ, ये अक्षत ने मुझे कुछ दिया हुआ है लिखने को, उसका काम कर रहा हूँ। किसी का नहीं आया टाइम? सर टाइपिंग। सर मैं ऐसे बताता हूँ, बहुत बड़ा आ रहा है, हाँ टाइपिंग बताओ करने में बताओ टाइम बताओ लगेगा। बताओ 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 क्या है? सर होल अंडर रूट माइनस कॉमन यू स्क्वायर प्लस ए प्लस जी होल डिवाइडेड बाय ए प्लस जी। No, no. कुछ गड़बड़ है, नहीं। तुम लोग ना, मैं तुम लोगों के लिए KVPY के ख्वाब देख रहा हूँ कि ये बैच फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर लेगी।
लंबड़ा अंडर रूट ए माइनस, गड़बड़, कुछ गड़बड़ है लंबड़ा। इतना आसान है यार, देखो क्या है इसमें, कुछ भी तो नहीं है। S is ut plus half at square। देखो इक्वेशन एक बार लिखी हुई फिर लिखा हूँ, इसकी जगह रखना है माइनस ऑफ u स्क्वायर बाई 2a प्लस जी। अभी 1 मिनट रुक जाओ, मैं कर दूं कैलकुलेट। इनिशियल वेलोसिटी थी 0, एक्सीलरेशन था a माइनस जी टी स्क्वायर, और a माइनस जी भी कैसा था, a माइनस जी लिख दो इसको। तो इसको देखो यार, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, t2 स्क्वायर आ जाएगा। इट्स माइनस ऑफ u स्क्वायर बाई a प्लस जी, और ये आ जाएगा a माइनस जी। अब इतनी अकल सब में होनी चाहिए तुम में कि भाई ये नेगेटिव का तो रूट नहीं लोगे, तो a माइनस जी में से नेगेटिव कॉमन ले लो, माइनस यू स्क्वायर ओवर a प्लस जी, नेगेटिव यहां से कॉमन ले लेते हैं, सो दैट विल बी g माइनस a विच इज इक्वल टू t2 स्क्वायर। ये छोटी छोटी कैलकुलेशन नहीं करोगे तो फिर तो बड़ा डिसअपॉइंटिंग है मेरे लिए। t2 देखो कितना आ गया, रूट ले लो, u हो जाएगा इट्स रूट ओवर a प्लस जी। देखो अगर तुम लोगों की परफॉर्मेंस बिगड़ेगी ना तो एक स्लो बैच और है मेरी, मैं वहां शिफ्ट करता चला जाऊंगा तुम्हें, इससे भी स्लो। छोटी छोटी चीजें, यहाँ क्या गड़बड़ कर रहे हो, सिर्फ वैल्यू तो रखनी है, मतलब कहीं लॉजिक लगाना हो, गलती हो तो समझ में आता है। सिर्फ लॉजिक लगाना हो तो मुझे समझ में आता है कि गलती हो रही है, कैलकुलेशन में कैसे मिस्टेक हो सकती है। T1 और T2 को देखो कंपेयर करना है, T1 क्या था u बाई a प्लस जी, T2 क्या है u बाई a प्लस जी ए माइनस है, तो ऑब्वियसली T1 इज लेस देन T2, T2 ज्यादा है T1 कम, ये u बाई a प्लस जी है बस, ये यहाँ पर u बाई a प्लस जी और a माइनस जी दोनों है, सो T1 इस, अब जिसको नहीं समझ में आया ना ये क्यों कम ज्यादा है, बैठना जरा 9-10 की कोई बुक खोलना और देखना कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये फ्रैक्शन की वैल्यू ज्यादा है और T1 वाला फ्रैक्शन कम होगा, बैठ के सोचना ढंग से। अरे यार ये सब टीचर्स भी आ गए हैं बैचेस के, सो आई विल स्टॉप हियर।